नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कल 25 सितंबर को लॉन्च होगा लाडो लक्ष्मी योजना पोर्टल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का करेंगे शुभारंभ। महिलाओं को प्रतिमाह मिलेंगे 2100 रुपए। पंचकुला में आज हरियाणा खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया खेल महाकुंभ का उद्घाटन। 3000 से ज्यादा खिलाड़ी हुए शामिल। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह हो सकते हैं विधायक दल के नेता। बैठक में कई बड़े नेता को बुलाया गया दिल्ली। और अब समाचार विस्तार से। कल 25 सितंबर को लाडो लक्ष्मी योजना पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए पंचकुला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सीएम नायब सिंह सैनी लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके बाद 2100 रुपए की राशि के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर को महिलाओं को खाते में पहली बार 2100 रुपए मिलेंगे। इसके बाद हर महीने 2100 रुपए आते रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों की योजना लॉन्च करने के लिए ड्यूटी अलग अलग जिलों में लगाई गई है। प्रदेश सरकार पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देगी, लेकिन सरकार भविष्य में इस योजना के 3 चरण और लॉन्च करने पर विचार कर रही है। सरकार की योजना 5 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने की है। पहले चरण में 23 से 60 साल उम्र की कुल 20,97,256 महिलाओं को 2100 रुपए मासिक भत्ता देने की योजना है। इनमें विवाहित महिलाओं की संख्या 18,14,621 है, जबकि अविवाहित महिलाओं की संख्या 2,82,635 है। पंचकुला में आज हरियाणा खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। हरियाणा में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 का दूसरा चरण पंचकुला सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। ये खेल महाकुंभ 26 सितंबर 2025 तक चलेगा और इस 3 दिवसीय खेल महाकुंभ में हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 3000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल महाकुंभ के इस दूसरे चरण में जूडो, कराटे, कुश्ती, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, महिला एवं पुरुष और हॉकी पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मंच से संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि खेल महाकुंभ का उद्देश्य प्रदेश में खेल भावना का विकास, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। इसका असर सामाजिक मजबूती पर पड़ता है। और उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती खेलों का गढ़ मानी जाती है और यही कारण है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के खिलाड़ियों ने पदकों का अंबार लगाया है। हरियाणा में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन 2 चरणों में होना तय हुआ था, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से की थी और इसमें 26 विभिन्न खेलों में राज्य भर के 15,410 से अधिक खिलाड़ियों ने 2102 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। आज आप सबको इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण के उद्घाटन पर आप सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज ये स्थान, समय और अवसर का ये अद्भुत संगम है। मित्रों, ये स्थान माता मनसा देवी कि ये पवित्र भूमि है और आज यहां पर हम माता मनसा देवी के चरणों में एकत्र हुए हैं और आज शरद नवरात्रियों का भी ये पवित्र समय है और आज का जो अवसर है, ये अवसर है 6ठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इस दूसरे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में आप सब होनहार खिलाड़ियों के बीच आकर के
बहुत ही बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। मित्रों, ये खेल ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये हरियाणा के युवाओं के सपनों की उड़ान देने का ये मंच है। यह उस भावना का प्रतीक है जो खेलों में हरियाणा को नंबर 1 बनाती है। मैं आप सभी खिलाड़ियों और यहाँ हमारे प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों और उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस महाकुंभ में आयोजन में अपना अमूल्य योगदान यहां पर दिया है। हरियाणा कांग्रेस में आगामी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के चयन को लेकर हलचल मची हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता और पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह हैं, जिन्हें दिल्ली बुलाया गया है और बिहार में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि वे CWC के सदस्य नहीं हैं और फिर भी बैठक में बुलाया जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी उनके नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में भाग लेंगे, जबकि वे भी CWC के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में क्या लगाया जा रहा है कि बैठक में विपक्ष के नेता के तौर पर उनके नाम पर भी फैसला हो सकता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक नेता, प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पदों पर नई नियुक्ति नहीं कर पाई है। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही संगठन में बदलाव की मांग उठ रही थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी BK हरिप्रसाद ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम CLP नेता के रूप में प्रस्तावित किया है। ऐसे में संभावना है कि पार्टी जल्द ही दोनों पदों पर मोहर लगा सकती है। मनीषा मौत मामले की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए CBI की टीम 21 दिनों से लगातार मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एक एक तथ्य और संबंधित सबूतों को जुटाकर कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए टीम एक बार फिर से सिंगानी पहुंची और उस खेत में पहुंची जहां मनीषा का शव मिला था। इसके अलावा CBI की टीम प्ले स्कूल में भी पहुंची, जिसमें मनीषा शिक्षिका के तौर पर कार्य करती थी। CBI की टीम ने सिंगानी पहुंचे स्कूल स्टाफ सदस्यों से जुटाए गए सबूतों के आधार पर पूछताछ की। टीम उस नर्सिंग कॉलेज भी तीसरी बार पहुंची जहां एडमिशन की जानकारी लेने के बाद कहकर मनीषा घर से आई थी। साथ ही टीम ने सिंगानी में खाद बीज विक्रेता से भी बात की थी और दुकान का निरीक्षण किया, जिसने पुलिस और CBI के सामने यह बताया था कि मनीषा 11 अगस्त को उसकी दुकान से कीटनाशक पदार्थ खरीद कर लेकर गई थी। CBI कुछ तो ऐसे तथ्य और सबूत मिलने आने में जुटी हुई है जिनसे मामले की कड़ियां जोड़कर किसी निश्चित बिंदु तक पहुंचने का प्रयास लगाया जा रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की सेहत की स्थिति गर्भपात के लिए उपयुक्त नहीं है। दुष्कर्म पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए गर्भ गिराने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्णायक मेडिकल रिपोर्ट के बाद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत गर्भपात की अनुमति देना संभव नहीं है, लेकिन पीड़िता को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि उसे तुरंत न्यूनतम 4 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दिया जाए। साथ ही हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी कहा गया है कि वह किसी उपयुक्त योजना के तहत पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा और सहायता देने पर विचार करे। अदालत ने साफ कहा है कि यह राहत आदेश प्राप्त होने के 2 महीने के भीतर दी जानी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़िता को चंडीगढ़ के PGI-MER में भर्ती कराया जाएगा और बच्चे के जन्म तक उसे सभी जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पानीपत की बत्रा कॉलोनी में 6 साल से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी परिवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले के रहने वाले परिवार का मुखिया कंबल फैक्ट्री में काम कर रहा था। परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बच्चों का जन्म पानीपत में ही हुआ, जिन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया और यहां से उन्हें बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अब तक जिले में 43 बांग्लादेशियों को पकड़ चुकी है, जिनमें से 37 को वापस भेजा जा चुका है। दरअसल पुलिस टीम को इनपुट मिला था कि पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र की बत्रा कॉलोनी में कुछ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी टीमों ने जांच शुरू कर दी और जांच में पता चला कि यहाँ एक बांग्लादेशी परिवार रहता है, जो करीब 6 साल पहले परिवार के साथ अवैध रूप से भारत की सीमा में घुसकर पानीपत पहुंचा था। पुलिस ने BSF कैंप ऑफिस से भी संपर्क किया और टीमें लगातार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश में जुटी हुई हैं।
रेवाड़ी साइबर थाना पुलिस ने सेक्टर 4 निवासी अजय सिंह से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 19,30,000 रुपए की ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजस्थान के तौर पर हुई है। पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि महेंद्र सैनी के बैंक खाते में ठगी की 1 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर हुई थी। सुरेंद्र और सचिन गुर्जर ने साइबर ठगों को महेंद्र का बैंक खाता उपलब्ध कराने में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी से संबंधित साक्ष्य बरामद किए हैं और अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। हरियाणा की मंडियों में धान आना जारी है और इस बीच यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ यमुनानगर जिले की अनाज मंडियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आढ़तियों और किसानों से भी बातचीत की। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि यमुनानगर जिले में अनाज मंडियां और परचेज सेंटर मिलकर उनकी जिनकी संख्या 13 है, सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सभी जगह धान आना शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार के नियम मुताबिक धान की खरीद की जा रही है और जहां धान में नमी ज्यादा है उसे सूखने के प्रबंध किए जा रहे हैं। डीसी पार्थ गुप्ता ने स्वयं धान को देखा और अधिकारियों और किसानों से बातचीत करके हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। बिलासपुर मंडी में भी बातचीत के दौरान पता चला कि यहां बिजली और पानी की दिक्कत है, जिस पर उपायुक्त ने तुरंत वहां मौजूद एसडीएम को इस संबंध में समाधान के निर्देश दिए। देखिए, हमारे जो है मेन 7 जो है मुख्य मंडियाँ हैं और फुल परचेज यार्ड और परचेज सेंटर और सब यार्ड मिलाकर जो 13 हैं। और पिछले साल हमारे करीबन 6 लाख MT जो है माल आया था और उसके अनुसार जो है तैयारियाँ वो करी गई है। और जैसे मैंने कहा, कल जो है जो पहला दिन था खरीद का, उसमें रदौर मंडी में जो हमारी 40 MT जो है वो माल आया था जो ख़रीदा गया। और बाकी जगह जो है वो माल जो है धीरे धीरे आ रहा है और ये उम्मीद की जाती है कि हफ्ते भर 5-7 दिनों में जो है वो पेस जो है वो जैसे जैसे फसल पकती है और कटान के बाद पेस पिकअप होगा और मंडियों में माल ज़्यादा आएगा, तो उसके अनुसार जो है हम लोग व्यवस्था जो है तैयार करने सुनिश्चित कर रहे हैं। यमुनानगर के थाना सदर जोगादरी क्षेत्र के गांव खारवन में लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने जा रहे युवक को 2 बदमाशों ने दिन दिहाड़े चाकू की नोक पर लूटने का प्रयास किया। आरोपियों ने पहले उसके गले से सोने का लॉकेट छीन लिया और मोबाइल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े तो आरोपी अपनी बाइक वहीं छोड़कर खेतों की ओर भाग निकले। पीड़ित युवक विक्की मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और गाँव बलाचौर के पास एक प्लाईवुड फैक्ट्री में कार्यरत है। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। हम रूम से खाना खा लिया था, जा रहा था कंपनी काम करने। ठीक है, काम करने जा रहा था, उधर से 2 बंदा आया, मेरे से पूछा पहले कि यमुनानगर के रास्ता किधर था। मैं बोला भाई सीधा यहीं पे है। उसने गाड़ी घुमाया, एक बंदा उतरा बाइक से, चाकू भी रहा है मेरे पे, गर्दन में सोना कर लिया। मोबाइल छीन रहा था, मोबाइल नहीं दिया, इसीलिए गर्दन पे चाकू मार दिया। कितने लोग थे? 2 लोग। लेके आया, बाइक लेके आया, बोलता है सीधा गर्दन पे चाकू गिराया। फिर गर्दन में सोना था वो ले गया, फिर मोबाइल छीन रहा था, मोबाइल नहीं दिया, इसीलिए चाकू मार दिया। देखिए, अभी एक खारवन एरिया में एक स्नैचिंग की घटना न्यूज़ आई थी, तो उसी में एक जो है कुछ सस्पेक्ट इसी एरिया में देखे गए थे, जिससे चलते हमने सर्च एंड काउंटर यहाँ पे चलाया। हमारी लोकल पुलिस, जो हमारी रिजर्व फोर्स और हमारी CID। अंबाला शहर स्थित मां दुखभंजनी मंदिर उत्तर भारत का एक ऐसा मंदिर है जिससे तीसरे नवरात्रे के दिन मां का दूध से स्नान करवाया जाता है। आज सुबह से भी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही लोग मां का दूध स्नान करवाने के लिए आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला आज के दिन मां का दूध का स्नान करवाती है उसे दूध नहाओ पुतो फूलों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये प्रथा सदियों से चलती आ रही है और इसके बाद मां की पालकी पूरे शहर में निकाली जाएगी और फिर कल मां का ताजपोशी कार्यक्रम किया जाएगा, जो सिर्फ उच्च मंदिरों में ही किया जाता है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।